नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों में पढ़ने वाला हर दूसरा बच्चा मानसिक तनाव में है और बच्चों का तनाव सिर्फ स्कूल की समस्या नहीं है, ये घर और समाज की सोच का आईना है। दरअसल जब हम बच्चों को अंकों, रैंक और उपलब्धियों के तराजू पर तोलने लगते हैं, जरा सोचिए, अगर घर ही दबाव का केंद्र बन जाए तो बच्चा स्कूल कहां तक आशे। वही सवाल ये भी है कि कमी कहां है। क्या हम जानते बूझते अपने ही बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं? सफलता को लेकर क्या हमारी परिभाषा ही गलत है? और क्या हम अनजाने में अपने बच्चे के बचपन के दुश्मन बन गए हैं? और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इसका हल क्या है, और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस पर एक हमारी छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पिछड़ा बचपन, हर 10 में से 6 छात्र तनाव में। स्टूडेंट्स सिंक इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में खुलासा, चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। 42% बच्चों पर माता पिता की उम्मीदों का दबाव। स्कूल बने प्रतिस्पर्धा का मैदान। शिक्षक पहचानते हैं तनाव, लेकिन समाधान सीमित। आज स्कूलों के क्लासरूम में बच्चों के सामने किताबें खुली हैं, लेकिन मन बंद। होमवर्क पूरा है मगर दिल बोझिल। चेहरे पर मुस्कान है पर भीतर डर पल रहा है। अभिभावकों की उम्मीदों का बोझ, प्रतिस्पर्धा और कम समय में ज्यादा सीखने की जद्दोजहद बच्चों में तनाव और चिंता को लगातार बढ़ा रही है। हालात यह है कि इस कक्षा में पढ़ने वाला हर दूसरा विद्यार्थी तनाव में जी रहा है। इसका असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। यह खुलासा द स्टूडेंट्स सिंक इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में हुआ है। देश भर में विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूलों के इकोसिस्टम से जुड़े लोगों से बातचीत के आधार पर यह इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट बताती है कि रोजाना 63% छात्र तनाव महसूस करते हैं, जिनमें से 42% ने स्वीकार किया कि इस दबाव का कारण माता पिता की उम्मीदें भी हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि शिक्षक बच्चों के तनाव को पहचान तो लेते हैं, लेकिन उनके पास समाधान सीमित है। स्कूल काउंसलर और शिक्षक विद्यार्थियों को समझा सकते हैं, मगर माता पिता के व्यवहार में बदलाव उनके नियंत्रण में नहीं होता। कई बार अभिभावक यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि वे अनजाने में बच्चों पर दबाव डाल रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूल धीरे धीरे विद्या के मंदिर की जगह प्रतिस्पर्धा के कुरुक्षेत्र बनते जा रहा है। लगभग आधे बच्चे अपने ही घर को मानसिक सुरक्षा की जगह दबाव का केंद्र मानने लगे हैं। बच्चों को एक निवेश की तरह देखा जाने लगा है, जिससे भविष्य में बेहतर परिणाम की उम्मीद की जा रही है। रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया है कि माता पिता बच्चों से दिन में कम से कम एक बार पढ़ाई से अलग विषयों पर बात करें, मेहनत की सराहना करें, तुलना से बचें और बच्चों के व्यवहार, नींद और भूख में हो रहे बदलावों पर ध्यान दें। जब तक घर और स्कूल गलती करने की स्वतंत्रता नहीं देंगे, तब तक तनाव का यह ग्राफ नीचे नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV भोपाल। चलिए, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भूमिका गिजरे, डॉक्टर भूमिका गिजरे जुड़ी हुई हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक पेरेंट हैं। अरुण विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हाई स्कूल प्रिंसिपल हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले अभिषेक जी, आपके पास आऊंगी। एज अ पेरेंट आपको क्या लगता है कि जो गैप आ रहा है, अगर आप अपने बचपन को देखते हैं, उस वक्त आप कितने कंफर्टेबल थे अपने पेरेंट्स से बातचीत करने में? क्या उतना ही कंफर्टेबल आपका बच्चा है आपसे बात करने में? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैं अपने बचपन को देखता हूं और अपने बेटे के बचपन को देखता हूं मैं, तो उसमें एक तो सबसे पहली बात एज गैप है, जनरेशन गैप है, सबसे पहली चीज है। और मैं ये चाहूंगा कि हम सबसे पहले, जैसा हमारे पेरेंट्स ने जो चीजें हमारे साथ जो हमको दी है, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है। जो भी चीजें थी वो सारी मुझ पे थी। हाँ, ये चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे एक अच्छे मार्गदर्शक की तरह हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। कभी मुझ पे बोझ नहीं डाला, कभी मुझ पे किसी चीज का दबाव नहीं बनाया। तो मैं सारे जो और भी आज के जो अभिभावक हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनसे मैं यही अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों पे आप किसी भी तरीके का प्रेशराइज ना करें उन्हें। उनको उनकी लाइफ अपने हिसाब से जीने दें। हर बच्चे का अपना एक कैलिबर होता है। उनसे एक इमोशनल टच बनाए, उनसे एक इमोशनल कांटेक्ट बनाए, जिसे हम कहते हैं
कि आप इमोशनली अपने बच्चे के साथ कितना कनेक्टेड हैं। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करते हैं। सबसे पहला टिप तो यही है कि अपने बच्चों को कभी दूसरे बच्चों से आप तुलना ना करें, उनको कंपेयर ना करें, क्योंकि हर बच्चे का एक स्किल अलग होता है, कैलिबर अलग होता है, मेंटल स्टेटस, मेंटल लेवल अलग होता है। जरूरी नहीं है कि मेरे पड़ोसी का बेटा अगर आईएएस एस्पायरेंट है या मेडिकल एस्पायरेंट है तो मैं भी अपने बेटे को उनको देखते हुए मैं नकल करूं। हमें नकल नहीं करना है, हमें एक सोशल को, एक समाज को, सोसाइटी को एक अच्छा इंसान देना है। और जैसे कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, खास करके जो बच्चे जो इन सब चीजों को अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें 5 से लेके 15 साल की एज तक के जो बच्चे हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अभी हालिया में एक न्यूज आया था गाजियाबाद वाला, जो 3 बच्चियों ने एक साथ सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पिता ने उन्हें मोबाइल देखने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, उनको उन सब चीजों के लिए वहां पे लगाम लगा दिया था। क्या ये सही है? दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट आप फेलियर हैं। आपने इसका प्रॉज एंड कॉन्स अपने बच्चों को नहीं, जिस दिन आपने अपने बच्चों को मोबाइल हाथ में थमाया था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। टेक्नोलॉजिकल चीजें हमारी बेनिफिशियल चीज के लिए है, बेनिफिट्स के लिए है, ना कि उनका मिसयूज करने के लिए। अरे आप इन सब सारी चीजों पे अपने डोपामिन हार्मोन्स और सीरोटोनिन को इस कदर आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि हमको करना क्या है। वो उनका जो माइंड है वो कंफ्यूजन वाली स्टेट में है। ठीक है अभिषेक जी, सुना मैंने आपको, मैंने समझा किस तरह से जो आपका कंसर्न है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ अरुण विश्वकर्मा जी भी जुड़े हुए, हाई स्कूल प्रिंसिपल हैं वो। सर आपसे जानेंगे, देखिए क्योंकि आप तो इतने सारे बच्चों के बीच में रहते हैं, उस वक्त बच्चे को समझना कि इतने सारे बच्चे हैं और आप रोज देखते हैं कि कई बच्चे होते हैं कुछ मेंटल प्रेशर फील कर रहे होते हैं, और लेकिन जो इतनी बड़ी क्लास होती है वहां पर बच्चों को समझना बहुत मुश्किल होता है। एज मैं कह सकती हूँ स्कूल के जब आप प्रिंसिपल हैं, वहां पर जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, काउंसलिंग वगैरह सेल्स होते हैं, बट कई बार वो भी उतने हम कह सकते हैं इफेक्टिव नहीं होते हैं कि वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझ पाए। जी सही कह रहे हैं आप। और अभी अभिषेक जी ने भी जो है इस संबंध में काफी लगभग सभी बिंदुओं पर अपने शब्दों में बात रखी है। और इस समय जो प्रतिस्पर्धा जो है उसको लेकर तो खैर बहुत सारे विद्वानों ने और शिक्षाविदों ने बताया ही है, समस्याएं तो हैं। और वर्तमान में देखिए, मैं अगर अपने विचार से अपने शब्दों में अगर कुछ कहूँ तो वास्तव में जो शिक्षा व्यवस्था अभी जो अपनी यहाँ चल रही है, जैसे कहते हैं ना अपन टीवी में केले वाली शिक्षा व्यवस्था जो, तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन करने की आवश्यकता तो है। क्योंकि पूरे 1 वर्ष बच्चा जो पढ़ता है और उसके बाद 3 घंटे से और बच्चे की जो पूरी जो क्षमता है, कौशल है, और उसको तय कर लिया जाए। उस 3 घंटे में उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उस समय उस पर ध्यान देती होगी और पूरे वर्ष की कौशल और क्षमता को तय कर लिया जाए। और अंकों को लेकर, रैंक को लेकर तो है ही। आज तक सामान्यतः जब हम लोग विद्यालयों में पढ़ा करते थे तो सामान्यतः गार्जियन पूछ लेते थे क्या हुआ, यार पड़ोसी पास हो गए या फेल हो गए, बस थोड़ा चलकर फिर लोग पूछने लगे कौन सी डिवीजन आई, फर्स्ट आई है। कुछ समय बाद लोग पूछने लगे कि कौन सा रैंक है। तो अब तो जो है रैंक वाली स्थिति आ गई है। तो इस तरह से वास्तव में देखा जाए तो हम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, बल्कि उन्हें जो है ना रैंक के लिए तैयार कर, रैंक आना चाहिए, कॉम्पिटिशन आना चाहिए। तो हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो वास्तव में जो है सफल तो दिखती है लेकिन अंदर से टूटी हुई है, बहुत टूटी हुई है। और यही तो बहुत सारे एग्जाम्पल सुसाइडल की और सब चीजें आ रही है, पारिवारिक में भी, परिवार में भी समस्याएं आ रही है, मानसिक रूप से लोग जो पीड़ित है, वो मतलब है एक प्रकार से तो मानसिक रूप से बीमार है लोग। तो ये जो है व्यवस्था, इस व्यवस्था में अगर समय दे रही हो तो एक मिनट और मैं इस पर चर्चा करूं कि आजादी से पहले जब हम आए और उसके जो बोस थे एडम जो थे वो आपके एडम,
तो उन्हें रिपोर्ट दी थी आपके हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश में 1835 की बात हुई। जब उन्होंने बताया था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था क्या है, तो बताया, मैं बहुत में बता रहा हूँ, उसमें शिक्षा व्यवस्था ये थी कि पूरे भारतवर्ष में, जब उसने ये बोला कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया और मैंने देखा कि भारत में कहीं भी एक भिखारी और कहीं भी कोई अशिक्षित व्यक्ति नहीं दिखा, कहीं भी कोई आश्रित व्यक्ति नहीं दिखा, मतलब इस तरह से बेरोजगारी है नहीं। ऐसा करके टीवी मैकेले ने 1835 में इस तरह से संसद में खड़े होकर बयान दिया है, जो रिकॉर्ड में है। तो उस समय 7 लाख बच्चे ऐसे राजस्व विलेजेस थे अपने, और पूरे 7 लाख बच्चे राजस्व गाँवों में सत्य गुरुकुल, यानी आज के भाषा तो स्कूल हुआ करते थे। और उसमें जो है इससे बड़े गुरुकुल थे, जिसमें मतलब कम से कम 200 की संख्या के गुरुकुल भी थे और अधिक से अधिक 20,000 की संख्या में भी गुरुकुल। परीक्षा व्यवस्था वहां नहीं थी उस समय। तो अगर पुराना देखें, जो पुरातन संस्कृति, हमारा जो भारतीय इतिहास है, और हमारे यहाँ जो हमारे हमें पद्धतियां जो विकसित हुई है समाज में, और वो और सफल भी रही है, तो ऐसे पद्धति में जो है वो परीक्षा व्यवस्था तो थी नहीं उस समय जी। बच्चे पढ़ते थे, आचार्य पढ़ाते थे, और उसके बाद जो है पूरा एक विषय पढ़ने के बाद जो है उनके कौशल को, उनकी दक्षता को, उनके क्षमता को तय करने के लिए उनको कोई काम दे देते, प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं, है ना, व्यवहारिक, और उस हिसाब से तय होता है। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था, हालांकि नई शिक्षा नीति में इस तरह का बहुत सारा कुछ उल्लेख किया गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस तरह से जो है बच्चों के अंदर रैंक को लेकर, नंबर को लेकर, आज ये आ सकता है पालकों को कि अगर अच्छे नंबर नहीं लाए, बच्चा रैंक नहीं लाए तो नौकरी नहीं, मतलब उसका भविष्य स्थिति नहीं है। यानी कि अगर बच्चा अच्छा पढ़ने में नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, तो भविष्य सुरक्षित ही नहीं है, ये माना जाता है। तो मैं अगर हम देखें बच्चों को नंबर की दौड़ से बाहर जब तक बिल्कुल, जब तक ये रैंक की होड़ नहीं खत्म होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आपकी, जब तक ये रैंक की होड़ नहीं खत्म होगी और वो प्रेशर खत्म नहीं होगा, तब तक बच्चों की जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो ठीक नहीं हो पाएगी। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भूमिका जी भी जुड़ी हुई हैं। भूमिका जी, आपसे जानेंगे, देखिए मुझे लगता है जो अब की जनरेशन के बच्चे हैं, पहले तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हैं, और उसके बाद जो उन पर एक प्रेशर आता है, चाहे वो एग्जाम्स को लेकर हो, चाहे अगर पेरेंट्स ने थोड़ा सा भी उनको कह दिया है कुछ, क्योंकि हम देखते हैं कि अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं और छोटी फैमिलीज हैं, उतना पेरेंट्स टाइम दे नहीं पाते हैं बच्चों को, तो वो एक गैप बिल्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर वो किसी चीज़ के लिए उन्हें कहते हैं तो वो बहुत जल्दी उस पर रिएक्ट कर देते हैं, कुछ ना कुछ स्टेप्स ले लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एग्रेशन देखने को मिलता है, और उसकी वजह से जिस तरह से अभी अभिषेक जी जिक्र करते हैं कि सुसाइडल केस भी बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं अलग टाइप का जो बच्चा होता है वो एक ऐसे जोन में चला जाता है जहाँ वो किसी से इंटरेक्ट करना फिर पसंद नहीं करता है। भूमिका जी। हाँ, ये सारे मुद्दे तो अभी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और क्योंकि समय कम है, वजह बहुत सारी है, तो मैं कम में इसको कंक्लूड करना चाहूंगी कि ये जो इंडेक्स आया है सिंक 2026 में, ऐसे रिसर्चेस हमको ये आगाह करते हैं कि आने वाले समय में बच्चे अगर इसी तरह का पालन पोषण हुआ या एजुकेशन सिस्टम हुआ तो फिर एकेडमिक तो बहुत स्ट्रांग रहेंगे, बट इमोशनली फ्रेजाइल रहेंगे वो, और वही हमारा फ्यूचर भी बनने वाला है। सो कुछ हमको स्टेप्स लेना पड़ेगा। अब जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली है, वो आज की मजबूरी होती चली जा रही है। सोशल मीडिया, मोबाइल का यूजेज भी आज के लाइफ का एक हिस्सा है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, एडल्ट हो, क्योंकि होमवर्क्स में स्कूल से बहुत क्लोज वे में जुड़ी हुई हूँ, रिसर्च से भी मैं बहुत क्लोज वे में जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि पीडीएफ आजकल सारे होमवर्क्स और प्रोजेक्ट सब मोबाइल में ही स्कूल देती है, सो एनी हाउ बच्चों को यूज करना ही पड़ता है वो। ठीक है। और क्योंकि माँ बाप न्यूक्लियर है, घर पे रहते नहीं है, उनको एक हैंडसेट उनको देना ही पड़ता है, तो अब उनके पास सेट भी है, माँ बाप है भी नहीं, पूरी आजादी है, और इंटरनेट भी उनके लिए कंपलसरी टू मेक देयर प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पे माँ बाप का बहुत बड़ा फर्ज आता है, एक कि उनको इमोशनली वैलिडेशन की नीड है उनको। जो आपने बोला कि 42% आंकड़े ये कह रहे हैं कि माँ बाप की उम्मीद से उनको टेंशन होता है, तो देखो ये युगों युगों से चला हो रहा है कि माँ बाप तो अपनी इच्छाएं रखेगा बच्चों पे, सलाह देगा, लेकिन वो झेलने की क्षमता भी उनको बढ़ाना पड़ेगा आज की डेट में, जो पहले ऑलरेडी था, क्योंकि ये हाई टेक्नोलॉजी के कारण उनका ब्रेन अब बहुत वीक हो रहा है, पहले बहुत स्ट्रांग था।
तो ये पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा। मोटिवेशन तो दीजिए, लेकिन वैलिडेट करिए कि वो जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो सही है या गलत है, किस तरीके से हैंडल करना है, ये भी पालन पोषण में इंक्लूड करना पड़ेगा। नाउ सिर्फ पेरेंटिंग नहीं, ये अब ट्रेनिंग हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, स्कूल के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मार्क्स ठीक है, रैंक को देखना ही है, हमको मार्क्स भी देखना है, लेकिन उनके साथ साथ में उनको क्लास में ये परमिट करिए कि वो अपनी इमोशनल फीलिंग को रखे। आज की डेट में बच्चा डरता है डाउट्स पूछने से, उनको हेजिटेशन होता है सेल्फ इमेज के कारण, और डाउट अंदर ही अंदर रहता है, बहुत सारे शिकायतें उनके मन में रहती है, बट वो सामने नहीं ला पाते हैं। तो ये जो साइलेंस डिसिप्लिन स्कूल में चलता है कि चुप रहिए, साइलेंस मेंटेन करिए, बट एक समय ऐसा होना चाहिए क्लास में जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाए। ये सिस्टम को हमको लाना पड़ेगा स्कूल में भी। और तीसरी बात, सोसाइटी के लिए कि वो ऐसा समाज बनाए जिसमें बच्चों को कम मार्क्स आने पर आंकलन नहीं करें। यहाँ पे ऐसा मिथ होता है, अभी चल रहा है कि जो बच्चा हाई क्लास में आता है, लाइक हाई स्कोर करता है, वो बहुत अच्छा बच्चा होता है, और जो कम मार्क्स लाता है वो अच्छा बच्चा नहीं होता है। बल्कि ये डेफिनेशन चेंज करके ये लाना पड़ेगा कि जो बच्चा इमोशनली स्ट्रांग है वो बहुत अच्छा बच्चा होता है, ना कि मार्क्स के रूप में हम उनको जज करें। क्योंकि मैंने देखा ऐसे बहुत पेरेंट्स हैं, एक बच्चे को खेलने नहीं देते जिसके मार्क्स कम आते हैं। बिल्कुल। तो अब वो अपने मेंटल लेवल के हिसाब से पढ़ रहा है, जी रहा है, तो उसमें अच्छा बुरा की कोई बात नहीं होती है। बच्चा एक अच्छा फ्रेंड डिजर्व करता है, अच्छा माहौल, तो वो उनको देना चाहिए। वी शुड नॉट जज एज पर मार्क्स और स्कोरिंग। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सबको अपनाना पड़ेगा। एक ओवरऑल डेवलपमेंट 360 डिग्री एंगल का वर्कआउट है, तो उसमें सिस्टम को भी काम करना पड़ेगा, पेरेंट्स को तो स्पेशली बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। वो किस भाषा का यूज करते हैं, नेवर, तुम नहीं कर सकते, ये अच्छा नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड्स ना यूज करके आप पॉजिटिव वर्ड्स को कन्वर्ट करिए। बिल्कुल बच्चा उस चीज को समझेगा और इमोशनली स्ट्रांग होगा। क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए और उनको एक स्पेस दीजिए जहां पे वो अपनी बातों को खुलकर रख पाए, और वैसे बच्चे इमोशनल स्ट्रांग बनेंगे तो एकेडमिकली आपको अच्छा हो ना हो, बच्चा किसी ना किसी एरिया में वो डेफिनेटली अच्छा होगा। उनकी पर्सनालिटी टेस्ट कराइए, आजकल सारे साइंटिफिक टूल्स हैं, हम करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे बच्चा का माइंड मैपिंग किया जाता है। उसके हिसाब से उनको अपना करियर सेलेक्ट करने दे तो कोई प्रेशर नहीं आता है। बिकॉज व्हाट वी इंजॉय एंड वी वर्क, उससे हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। और जबरदस्ती अगर कोई भी करेगा तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली लो होता है, वो स्ट्रेस क्रिएट होता है, सेल्फ एस्टीम पे प्रभाव पड़ता है, और फिर सुसाइडल जैसे अटेम्प्ट होते हैं। बिल्कुल। सो इन सबका ये मुद्दा है कि 360 डिग्री एंगल पे हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देनी पड़ेगी अब से, जो पहले उतनी नहीं थी क्योंकि उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स और सिनेरियोज नहीं थे, सर्कमस्टेंसेस भी उतने टफ नहीं थे, बट आज है। सो हमको ये देखना पड़ेगा। और ये जो 60-40 का रेशियो दिख रहा है कि 60% डिप्रेशन में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, तो एक और रिसर्च आई थिंक होना चाहिए कि जो 40% सक्सेस हो रहे हैं उनके पेरेंटिंग में, उनके एनवायरनमेंट में, और जो सक्सेस नहीं हो रहे हैं उनके एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है। तो वो जो स्टडी निकलेगी, वो स्टडी को हर पेरेंट्स को, हर स्कूल्स को स्टडी करना चाहिए कि क्या फैक्टर है जो हम अपने बच्चों के रूटीन में डालें तो वो भी सक्सेस हो पाएंगे। बिल्कुल। सो ये रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी देखना चाहिए इस पर्सपेक्टिव से भी। बिल्कुल भूमिका जी, सहमत हूं मैं आपसे। और जिस तरह से आपने कहा कि तीनों पैरामीटर्स पर काम करना चाहिए, चाहे वो पेरेंटिंग हो, चाहे वो स्कूलिंग हो, और चाहे वो सोसाइटल प्रेशर हो, इन सभी चीजों को देखना चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो एक सेफ एनवायरमेंट में रह रहा है। एक बार फिर से अभिषेक जी आपके पास लौटूंगी। देखिए, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज को लेकर, और बच्चा अकेला क्यों रहना इतना पसंद करने लगा है, वो इसीलिए क्योंकि देखिए अकेला उसको एक बैकग्राउंड मिल गया। पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिलीज जब होती थी तो कोई ना कोई होता ही था बच्चे के साथ, उसकी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए, उसको कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो शेयर कर लेता था और उसके बाद सोल्यूशंस देते थे बड़े, और उसकी एक मेंटल स्टेट को समझते थे। बट आजकल क्या हो गया है कि पेरेंट्स ऑलरेडी जॉब पे रहते हैं, उनके पास ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, इतने काम चीज़ों में वो ऑक्यूपाइड रहते हैं कि वो बच्चों को टाइम देना भूल जाते हैं। जिसके बाद अभी जिस तरह से भूमिका जी जिक्र कर रही थी कि फ़ोन देना भी ज़रूरी है, उनकी चाहे सेफ्टी
पर्पस हो, चाहे उनकी डेली रिक्वायरमेंट वाली चीज़ हो, उन सभी चीज़ों को देखते हुए उनको फ़ोन देना भी ज़रूरी है। बट उस चीज़ को फ़ोन देने के बाद भी आपको बच्चे का फ्रेंड बनना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे और क्या लगता है कि हेल्दी पेरेंटिंग के लिए क्या कुछ टिप्स आपकी तरफ से? अभिषेक जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, और भी जो पेरेंट्स हैं, बाकी पेरेंट्स हैं, आप अपने घर का एनवायरनमेंट कैसे रख रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से मोस्टली आजकल दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब होल्डर हैं या बिजनेस से कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से उनके पास बच्चों के लिए समय नहीं है। अरे आप इतना भी इन्वॉल्व मत हो ना अपने जॉब में। आप क्यों कर रहे हैं? आप जॉब क्या अपने लिए कर रहे हैं या अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल बनने के लिए कर रहे हैं? ठीक है, ये चीजें जरूरी है, बट एक घर का अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए बच्चों के साथ समय स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम बिताना, ये भी बहुत जरूरी है। चाहे आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, मुकेश अंबानी की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें जो बहुत ज्यादा ओवर बिजी रहते हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड की होगी। उन्होंने भी अपने बच्चों को एक लेवल में एक प्लेटफॉर्म देके उन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो पेरेंट ये करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैं बहुत सारे स्कूल्स से जुड़ा हुआ हूं, एनजीओ से भी जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना रहता है कि हमारे पास समय नहीं है। काफी बच्चे तो डे केयर के भरोसे रह रहे हैं आज के डेट में। बट क्या ये काफी है? क्योंकि अगर मैं एज अ पेरेंट मैं चाहूंगा कि अगर मेरा बेटा है या मेरी बेटी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होगी, क्योंकि घर जो होता है वो पहला स्कूल होता है और जो पेरेंट होते हैं वो पहले गुरु होते हैं। बच्चे आपको मिरर करते हैं, आपको कॉपी करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उनको कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, अदर पॉजिटिव और नेगेटिव। वो आपकी चीजों को, आपकी हरकतों को किस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बिल्कुल बात सही है कि आजकल मजबूरी में लोग न्यूक्लियर फैमिलीज की तादाद बढ़ते जा रही है, क्योंकि बहुत से लोग जो है अभिषेक जी, आपने बताया कि एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए, बट आपने ये भी जैसे आप पेरेंट हैं तो अगर आपका बच्चा है, आपकी उससे क्या एक्सपेक्टेशन होगी, या आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे कि वो अपनी हॉबीज पे ध्यान दे या सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे? क्या कुछ आपका फोकस रहेगा? जी देखिए, सबसे पहले मैं एज अ पेरेंट तो मैं यही करूंगा कि ठीक है, पढ़ाई तो है, अपनी जगह है, बट साथ ही साथ एक एक्स फैक्टर जो होते हैं, जो दूसरी हॉबीज भी होती है, मैं उस पर भी फोकस करना चाहूंगा। कि आप जरूरी नहीं है कि मैं उसको प्रेशराइज नहीं करूंगा कि आपको 95% मार्क्स ही लेके आने हैं, आपको 99% मार्क्स ही लेके आने हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने बच्चे की कैलिबर को जानता हूं, उसके मेंटल कैपेसिटी को जानता हूं। अगर आपका इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट अगर पढ़ाई में है, दैट इट्स ओके कि आप उसमें आगे जाइए। मैं उसे कभी प्रेशर नहीं दूंगा या उसके ऊपर अपना बोझ नहीं डालूंगा कि नहीं आपको ये करना है। मैं अगर ये नहीं कर पाया, मैं अपने सपनों को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज आपने कही अभिषेक जी, कि कई बार होता है कि पेरेंट्स कुछ सोचते हैं कि हमको अपने टाइम पे ये चीज करनी थी तो हम अपने बच्चे से वो करवाएं, और उसका वो कई बार प्रेशर डालते हैं। टाइम कम है इसलिए जल्दी से सबसे कमेंट लूंगी मैं। अरुण जी, आपके पास आऊंगी मैं। एज अ प्रिंसिपल, आपने अपने स्कूल में, जिस तरह से आप प्रिंसिपल हैं, आपने बताया, और वहां पर स्कूल में क्या कुछ एक्टिविटीज है, क्या करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों की हॉबीज पर भी ध्यान दिया जाता है, उनके जो और भी शौक है, यानी बाकी जो चीजें उन पर भी ध्यान दिया जाता है पढ़ाई के अलावा? इस समय बड़ी अच्छी बात है, और खासतौर से हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में तो CCLE करके मैं उमंग है, मतलब बच्चे के जीवन कौशल शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जिसमें बच्चे की संवेदनशीलता बढ़े, बच्चे की समझ बढ़े, बच्चा तनाव मुक्त हो, ऐसे करके, और बच्चे के अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाए। इसको लेकर हमारे विद्यालयों में, और विशेषकर सभी मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों
इस तरह की बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं मैं, और इसका ही विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अरुण जी, भूमिका जी, कमेंट जल्दी से आपसे। देखिए, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना भी आज के लिए भी, आज हम कह सकते हैं कि जो हमारी जनरेशन है बहुत मॉडर्न है, डेवलप्ड है, पर अभी भी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना एक टैबू बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है उसको लेकर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? स्कूल में भी इस तरह की फैसिलिटीज होना चाहिए, कितना जरूरी है ये? भूमिका जी। हाँ, मैं इस फील्ड में ही काम कर रही हूँ और मैं ये चीजों को फेस भी करती हूँ कई बार कि आज भी ये टैबू बना हुआ है। बिल्कुल। पेरेंट्स खुद, मैंने सुना इनडायरेक्टली कई बार मैसेज पास ऑन होते हैं कि हमारा बच्चा पागल थोड़ी ना है जो हम काउंसलिंग करवाएंगे। वो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का डिफरेंस आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो माइंडसेट है जी, वो आज भी नहीं समझ पाते हैं। और इवन ये जो कंफ्यूजन है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि मैं इस अब चैनल में हूं ही तो मैं बता देती हूँ कि साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जब एक समस्या बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जो बातों से नहीं समझा सकते हैं, या जो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, बॉडी का बिहेवियर होता है जो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। भूमिका जी, एक कमेंट जल्दी से बस ये दे दीजिए उनको कि पेरेंट्स के लिए और स्कूल के लिए कितना जरूरी है समझना कि साइकोलॉजिस्ट बहुत जरूरी होता है। बस इतना एक कमेंट दे दीजिए जल्दी से, टाइम का कम प्रॉब्लम। साइकोलॉजिस्ट आपके बच्चों के बिहेवियर को समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनका माइंड मैपिंग करते हैं, कौन से इमोशंस के कारण उनका रॉन्ग बिहेवियर आ रहा है और कौन से नेगेटिव इमोशंस कन्वर्ट हो रहे हैं जिसके कारण बच्चा गलत तरीके से अपने गेस्चर्स को दिखा रहा है। उसको एनालिसिस करके हम बहुत सारे थेरेपीज और टेक्निक्स होती है, उनके थ्रू उनके माइंड मैपिंग को चेंज करते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस, बिल्कुल भूमिका जी, समय का अभाव है इसलिए थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, बट साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है ये जो बच्चों को समझना है, और उसके लिए तीनों पैरामीटर्स को समझना बहुत जरूरी है। आप तीनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। भूमिका जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये जो प्रेशर बच्चे फील कर रहे हैं, इसके लिए सभी पैरामीटर्स पर काम करना बहुत जरूरी है। 360 डिग्री पर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा एक सेफ एनवायरमेंट पर रह सकेगा। इसी के साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।